Okay, continuing the session of cell organelles further with the next cell organelle in sequence that we have noted down. That's mitochondria. Mitochondria, another cell organelle which plays a very important role in the cell. And because of this cell organelle, we get the energy that we use for our body to run. है ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम और इसकी लेबलिंग लेते हैं, फिर इंट्रोडक्शन लिखेंगे और फंक्शंस लिखेंगे। ठीक है, फाइन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर लेते हैं पहले। ये इसकी आउटर कवरिंग हो गई। इनर लेयर जो होती है वो फोल्डेड होती है। अंदर की जो लेयर होती है दैट इज फोल्डेड इन रैंडम फोल्ड्स। अलग अलग तरह के टर्न्स बने हुए होते हैं उसके अंदर, इनर लेयर के अंदर। द इनर लेयर इज फोल्डेड, इट हैज मल्टीपल फोल्ड्स। उसका रीजनिंग भी आता है व्हाई दैट इज सो। तो एक अंदर की लेयर है और एक बाहर की लेयर है। और नीचे जो है जैसे वो ब्रेड में जो है ना, जो बन होता है, बन का जैसे वो ब्रेड का स्ट्रक्चर नहीं होता है, नीचे से उठा हुआ सा रहता है बन। इट्स एग्जैक्टली इन दैट फॉर्म। इसकी लेबलिंग दिखाएंगे फिर स्ट्रक्चर लेने के बाद। इफ वी स्टार्ट लेबलिंग इट, अभी इसमें कुछ पार्ट्स बना देते हैं। इसके अंदर इसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं। सेल के अंदर तो जो राइबोसोम है वो तो है ही। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के राइबोसोम्स भी अलग से अवेलेबल होते हैं जो प्रोटीन बनाने का काम करेंगे। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक और स्पेशल चीज होती है, खुद का डीएनए, सेपरेट डीएनए, न्यूक्लियस के अलावा। और किसी एक लेयर पे अपन दिखा रहे हैं पर वो होते पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली लेयर पे हैं। इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स अटैच करके दिखाने हैं। एक पे अपन एक फोल्ड पे दिखा देंगे, ऑल्दो दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द इनर मेम्ब्रेन, these particles, such particles to be drawn all around the inner membrane, हम एक जगह दिखा देंगे। Okay, that's mitochondria, and now we'll go for the labeling part. As I said, mitochondria has its own ribosomes. That's a special feature and an important question to be generated. Ribosome. Then this is the outer membrane. Mitochondria एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। आउटर और इनर दो मेम्ब्रेन है उसके पास। हमने लास्ट सेशंस में डिस्कस किया था कि या तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल होते हैं, या तो एक मेम्ब्रेन वाले होते हैं, या तो दो वाले होते हैं। ये दो में आता है। देन दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन which is folded. Between the two membranes is the chamber. Between the two membranes, it's called the outer chamber. Then inside the inner membrane जो space available हुई है, जहाँ पे मैट्रिक्स भरा होता है यानी एक लिक्विड फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स, और प्रेजेंट कहाँ पर है? इनर चेम्बर। एक स्पेस क्रिएट हुआ है ना, चेम्बर हियर इज अ स्पेस, a closed space developed in the structure.
then it has its own DNA. It has its own DNA. That is also a special point about mitochondria. DNA. The folds developed are called cristae. And the small particle that we have created are called F1 particle. Okay. That's mitochondria. After nucleus, this is the organelle which is asked very frequently. Nucleus is the topmost frequent question that generates, and after nucleus, it's mitochondria. Having detailed description, है ना, जिसे अपन start करेंगे. Outer membrane, inner membrane, two chambers, its own ribosome, its own DNA. The folds are called cristae, and the particles attached on the folds are F1 particles. Okay. इतने parts mitochondria में होते हैं. They have their respective functions, जिस पे अपन अभी discuss करेंगे. Okay. चलिए, I'm moving further. We're going with the description now. Okay, we'll keep considering the diagram while writing down the points. First heading about mitochondria is nature and occurrence. Nature and occurrence. इसमें पॉइंट्स में लिखेंगे, पैराग्राफ्स क्रिएट ना करें. माइटोकॉन्ड्रिया ये प्लूरल नेम है. माइटोकॉन्ड्रियन एक सिंगुलर नेम. तो हमने जो ड्रॉ किया वो एक माइटोकॉन्ड्रियन ड्रॉ किया क्योंकि वो एक इंडिविजुअल था. और जितने भी माइटोकॉन्ड्रियंस होते हैं सबको इसलिए कॉमन वर्ड जो अपन लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, कंसिडरिंग ऑल द माइटोकॉन्ड्रियंस इन द सेल. ठीक है, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया. ओके. A very special point about this is it's double membranous. Double membranous. Okay. Outer membrane is porous. That means it can allow the materials to pass through. Holes, pores, little pores in it. Inner membrane, as shown in the figure, it's folded. It's folded. Inner membrane has folds. Okay. And these folds increase surface area. क्योंकि उन्हीं फोल्ड्स पे वो रिएक्शन होने वाली है जिससे बॉडी के लिए एनर्जी बनने वाली है. ओके, तो दीज फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया. यहीं पे वो रिएक्शन होने वाली है जिससे कि एनर्जी बढ़ती है, जिससे एनर्जी इंक्रीज होती है ना. एनर्जी जो है ज्यादा ज्यादा बनेगी क्योंकि इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्ड्स हैं इसी पे जो F1 पार्टिकल है वहीं एक्चुअली एनर्जी बन रही है. तो जितने ज्यादा फोल्ड्स होंगे उतना ज्यादा एरिया होगा, उतना ज्यादा F1 पार्टिकल होंगे और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगी. ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगी. ठीक है, फाइन. Folds are called
हम शॉर्ट नोटिंग बना रहे हैं, इसको सेंटेंस बना के लिखने का काम अपना रहेगा एग्जाम। द फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टे। जो फोल्ड अपन बात कर रहे हैं और इनके ऊपर अटैच्ड हैं एंड आर स्टडेड बाय F1 particles, स्टडेड बाय F1 particles। और इन्हीं का एक और नाम है ऑक्सीजोम्स। F1 पार्टिकल्स का ही एक और नाम है ऑक्सीजोम्स। ठीक है। जो अंदर की कैविटी है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके बारे में बता रहे हैं। जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो खाली जगह है वो बता रहे हैं। इनर कैविटी इज फिल्ड विथ inner cavity is filled with gel like मैट्रिक्स जो अपने लेबलिंग में लिखा है, मैट्रिक्स containing containing राइबोसोम्स। हर किसी के पास नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशल फीचर है राइबोसोम्स एंड डीएनए। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशल फीचर है, हर किसी ऑर्गेनल के पास ऐसा नहीं होता। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, जैसे अपन ने पहले भी कुछ ऑर्गेनल्स में मेंशन किया है। ये भी एब्सेंट है आरबीसी में, यानी रेड ब्लड सेल और बैक्टीरिया। दे डू नॉट हैव द माइटोकॉन्ड्रियस। अब इसका काम देख लेते हैं। विल वर्क आउट इट्स फंक्शन। ठीक है, व्हाट इट इज डूइंग इन द सेल, लेट्स सी। पहला ही खास पॉइंट, साइट ऑफ cellular respiration. This could be asked separately. MCQs, reasoning. Site of cellular respiration. जितना भी रेस्पिरेशन हो रहा है हमारी बॉडी में वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरी की पूरी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, सेल्स का जो रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। ठीक है। क्या होता है इसमें? दे यूज, रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट और फैट यहाँ पर जाके ऑक्सीडाइज होते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उनमें से एनर्जी रिलीज होती है। दे यूज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स present in the cell, present in the cell to carbon dioxide and water। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को ब्रेक कर दिया जाता है। इससे इसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। मैं आपको रिएक्शन फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ऑल्दो रिएक्शन हमारा डायरेक्टली बायोलॉजी से कनेक्टेड पार्ट नहीं है, पर इन्वॉल्व केमिस्ट्री में आगे भी आएगा। रिएक्शन ये हो रही होती है कि जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में गया है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जितना भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, वो सब हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। और ये ग्लूकोज जब सेल्स में पहुंचता है, वहां पे हमने ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन अंदर ली थी,
ब्रीदिंग करके जो अपन ने ऑक्सीजन अंदर लिया और खाने से जो अपन ने ग्लूकोज अंदर लिया है, वो दोनों चीजें सेल में जा करके आपस में रिएक्ट करती हैं, और इनके रिएक्ट करने पर प्रोड्यूस होती है CO2, जिसको अपन बाहर निकाल देते हैं ब्रीदिंग से, और साथ में वाटर बनता है। इसके अलावा साथ में रिलीज होती है ढेर सारी एनर्जी, जिससे हमारी बॉडी चल रही है। हमारी बॉडी को चलाने वाली पूरी की पूरी एनर्जी यहीं से आ रही है। यही एनर्जी है जो हमारी बॉडी को रन करती है। ये ग्लूकोज है, यानी कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज, इसलिए थोड़ा सा अपन नोट कर लेते हैं अगर जानकारी में नहीं हो तो। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, एंड दिस रिएक्शन इज अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो ग्लूकोज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसी भी चीज का ऑक्सीजन से रिएक्ट करना यानी ऑक्सीडेशन कहलाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, H2O वाटर है, हमें पता है, और एनर्जी रिलीज हुई है। जो एनर्जी रिलीज होती है यही ATP है। हमने प्रीवियस सेशंस में ATP को इंक्लूड किया है, हमने इसका फुल फॉर्म भी लिखा है। ATP के फॉर्म में एनर्जी क्रिएट होती है। ATP के फॉर्म में एनर्जी क्रिएट होती है। तो क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है, इसी वजह से इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। एक बहुत ही फेमस MCQ क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, जैसे पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है डैम्स में, वैसे ही बॉडी की एनर्जी बनाने का काम, सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया का है, इसलिए वो पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। क्योंकि वहां पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, ये जो मैंने ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखी है ना, ये रेस्पिरेशन की ही रिएक्शन है। ये रेस्पिरेशन ही हो रहा है। रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी में कहते हैं कि रेस्पिरेशन कर रहे हैं अपन, वो यही है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, विल ऑल्सो बी कवर्ड इन 10th। ओके, तो इसको साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि वहीं पर ये प्रोसेस हो रही है। क्योंकि उससे एनर्जी बन रही है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि आएगा सेल चैप्टर के इनिशियल इवैल्यूएशन में, कि व्हाट या विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड व्हाई। ठीक है, तो व्हाई में आपको यही लिख के आना है, बिकॉज इट जनरेट्स ATP। ATP फुल फॉर्म वी हैव एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमने पिछले टॉपिक में इंक्लूड किया है। ठीक है ना। ATP के बारे में एक MCQ और आता है। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। एटीपी, एटीपी को भी एक नाम दिया गया है। ATP को भी एक नाम दिया गया है। ATP इज ऑल्सो नोन एज, ये आता है क्वेश्चन, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यानी जिस फॉर्म में एनर्जी का लेन देन होता है, हमारे लिए करेंसी क्या है, मनी, रूपी, क्योंकि अपन रूपी में ट्रांजिशन करते हैं। वहां यहाँ सेल के अंदर सारा ट्रांजिशन एनर्जी का ATP के फॉर्म में हो रहा है, इसलिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। अगेन इन MCQ पॉसिबल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सब सारे ऑर्गेनल्स और उनके पार्ट्स को टैगलाइंस दी गई है। जैसे अपन ने को पढ़ा था लाइसोसोम में, सुसाइड बैग्स, वो भी उसको टैग दिया गया है। ऐसे हर ऑर्गेनल को कोई ना कोई टैग दिया गया है, वो टैग याद रखना है MCQ के लिए। वही उनका काम भी है, फंक्शन ही वही है। चलो, ATP एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल, है ना। नाउ अब अगला पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के राइबोसोम है। राइबोसोम का काम क्या पड़ा था, राइबोसोम का काम क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्योंकि इनके पास खुद के राइबोसोम है, ये खुद के प्रोटीन बना सकते हैं। इनको बाहर सेल से प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्रिएट देयर ओन प्रोटीन, इसलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं, कि ये अपना काम खुद कर सकते हैं। वो पॉइंट हमारा अगला पॉइंट है। एज माइटोकॉन्ड्रिया
इसीलिए स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं इसके पास जो बाकी ऑर्गेनल के पास नहीं है. As mitochondria are able to make their own protein अपन हाईलाइट रखेंगे. They have their own protein. They can create their own proteins. So are called semi autonomous, यानी कुछ काम खुद कर सकते हैं, कुछ के लिए बाहर से जरूरत हो. सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कैटेगरी में आता है. यानी पूरी तरीके से सेल पे डिपेंडेंट नहीं है, कुछ काम खुद कर सकता है अपने, जैसे प्रोटीन बनाना. ओके, दैट वाज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. वी नीड टू टॉक lots of important points, MCQ generations and important functions. ठीक है. पार्ट्स, डायग्राम. डायग्राम में भी स्पेशल पॉइंट डबल मेम्ब्रेनस है क्योंकि सारे के सारे नहीं होते हैं. डबल मेम्ब्रेनस स्पेशल फीचर है. ये रीजनिंग आती है कि इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड क्यों होती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाना होता है उससे. ये सब आते हैं क्वेश्चन, इसलिए अपन ये निकाल रहे हैं. उसके बाद इनके पास खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है, ये जरूरी पॉइंट है. दे हैव देयर ओन राइबोसोम एंड डीएनए. साइट ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन, एटीपी, energy currency of the cell. Mitochondria called as powerhouse of the cell, and they are called semi-autonomous because they have their own proteins. Okay. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में काफी स्पेशल फीचर्स के साथ इसको अच्छे से तैयार करने की जरूरत है. ऑर्गेनल नंबर 6, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लास्टिड्स. प्लास्टिड, अब यहां से काफी स्पेसिफिकेशंस आ जाते हैं. प्लास्टिड्स क्योंकि ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं. प्लास्टिड, दे आर ओनली इन प्लांट सेल. ओके, लेट्स सी. Occurs in most plant cells. अगला, कोई भी सेंटेंस को अपन एक्सटेंड करेंगे नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएंगे, याद करने आसान हो जाते हैं. एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, प्लास्टिड एनिमल सेल का पार्ट नहीं है, सिर्फ प्लांट सेल में होता है. और जो स्पेशल प्रॉपर्टी अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखी थी वो प्लास्टिड के पास भी होती है. इसके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं. पूरी सेल में, पूरे 10 ऑर्गेनल में से सिर्फ ये दो, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है. ओनली दीज टू. ठीक है, वही पॉइंट हमारा अगला पॉइंट है. हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अलावा ये चीज किसी के पास नहीं होती. ओनली दीज टू हैव among all the cell organelles we will cover. Have their own DNA and ribosome. तो ये भी खुद का प्रोटीन बना सकता है, ये भी सेमी ऑटोनॉमस हो जाएगा. ठीक है. और क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है, ये दोनों ऑर्गेनल खुद को डिवाइड करके ग्रो हो सकते हैं खुद से. ठीक है. सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेट, खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं. दे हैव द पावर टू डिवाइड, they have the power to divide. Only these two, mitochondria and plastids, self replicating. ठीक है.
अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लास्टिड्स के ऊपर यूजुअली बनता है एसर्शन रीजनिंग में या शॉर्ट क्वेश्चन में, वो इनके टाइप्स है। प्लास्टिड पे मेजरली टाइप्स पे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स जो हैं 3 टाइप के होते हैं, उन्हीं में से एक को अपन अगले ऑर्गेनल के फॉर्म में आगे बढ़ाने वाले हैं। इनके फंक्शन पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो मैं टाइप्स ले रहा हूँ, ये टाइप्स पे ही क्वेश्चन आएगा जब भी प्लास्टिड पूछने वाले होंगे अगर तो द क्वेश्चन विल बी ऑन दीज टाइप्स ओनली। ओनली बिल्कुल स्पेसिफिक जगह बता रहा हूँ। चलिए नाम देखते हैं। पहला नाम है क्रोमोप्लास्ट। सबके आगे प्लास्ट लिखा हुआ है, वो प्लास्ट अपने को प्लास्टिड वर्ड से हेल्प कनेक्ट करवाएगा। क्रोमो वर्ड अपना मीनिंग लेके आ रहा है और प्लास्ट मतलब प्लास्टिड। दूसरा नाम क्लोरोप्लास्ट, एक ही वर्ड है पूरा, मैं उसके से बाइफरकेशन दिखा रहा हूं। और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। इनके नाम ही इनका काम क्लियर करेंगे, कुछ भी अलग से ऐसा मतलब उसको रैंडमली रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। चलिए पहले तो इनके बारे में एक एक पॉइंट बता दें। क्रोमो, क्रोमो वर्ड का मतलब होता है कलर। क्रोमो वर्ड का मतलब है कलर, ठीक है। यानी कि ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। ग्रीन के अलावा, ग्रीन यहाँ पे आ गया, क्लोरो में आने वाला है। दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स, अलग अलग कलर के, एक्सेप्ट ग्रीन, एक्सेप्ट ग्रीन। ब्राउन, ब्राउनिश टू रेडिश, क्रोमोप्लास्ट। कोई भी दो का डिफरेंस आ सकता है, कोई भी दो प्लास्टिड्स का डिफरेंस आ सकता है, और उनके फंक्शंस भी इंडिविजुअली आ सकते हैं। इररेगुलर इन शेप, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। क्रोमोप्लास्ट की बात चल रही है। ओके, अब आप मेरे को बताओ, प्लांट में कलर की प्रेजेंस कहाँ होती है? फ्लावर। क्यों चाहिए, क्यों होता है फ्लावर्स कलर्ड, क्यों होता है? साइंस है उसके पीछे, ऐसे रैंडमली नहीं कि रंग बिरंगे फूल बना दिए नेचर में। व्हाई फ्लावर्स आर कलर्ड? व्हाट इज द नीड? यू पीपल हैव स्टडीड इट, थिंक अबाउट इट यार, बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है प्लांट के पर्सपेक्टिव से। फ्लावर का क्या रोल है एक प्लांट के अंदर? सिर्फ सुंदर दिखाने के लिए? टू अट्रैक्ट बीज एंड इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, तभी तो वो प्लांट आगे ग्रो होगा, तभी वो प्लांट आगे ग्रो हो पाएगा, वो खुद के और जनरेशन बढ़ा पाएगा अगर उसके पास फ्लावर। इसीलिए है फ्लावर कलर्ड इसीलिए है ताकि वो बीज को अट्रैक्ट कर सके, है ना। तो वो क्रोमोप्लास्ट है जो उनको कलर्ड बनाते हैं। कलर्ड प्लास्टिड, दे आर प्रेजेंट इन फ्लावर्स बेसिकली, ठीक है। चलिए, प्रोवाइड कलर टू ऑर्गन्स। ऑर्गन्स यहाँ पे जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल फ्लावर्स उसके पार्ट, टू अट्रैक्ट, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट यार। पॉलिनेटर्स, इंसेक्ट्स, यानी कि पॉलिनेटर्स मतलब जो पॉलिनेशन करवाएं, जैसे बीज, हनी बीज, हनी बीज, ठीक है। फ्लावर का रोल ही यही है, इट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, नॉट जस्ट फॉर लुक और अपीयरेंस, है ना। ओके देन, चलो क्लोरो में चलते हैं। क्लोरो, क्लोरोफिल से कनेक्ट हो रहा है। क्लोरोफिल से कनेक्ट हो रहा है, ग्रीन कलर वाली बात है, ठीक है। तो दे आर ग्रीन प्लास्टिड्स, दे आर ग्रीन प्लास्टिड्स, ठीक है। नाम से चीजों को कनेक्ट करो, कॉन्सेप्चुअली टच करो, हर चीज का बेसिस अवेलेबल है। हाँ, अब क्यों ग्रीन है ये? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल है।
क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल है इसलिए वो ग्रीन कलर है, इसीलिए उनका नाम क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोफिल पे क्या होता है? क्लोरोफिल का क्या काम है? और क्या करवाने के लिए? फोटोसिंथेसिस, यस। तो फोटोसिंथेसिस जिस जगह पे होती है वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहां पे फोटोसिंथेसिस होने वाला है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये क्या है? ये दीज आर साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि क्लोरोफिल है, क्योंकि क्लोरोफिल है इसीलिए वहां फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्योंकि क्लोरोफिल है इसीलिए वो ग्रीन कलर का है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है इसीलिए उसका नाम क्लोरोप्लास्ट। सब कनेक्टेड है। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं ल्यूकोप्लास्ट पे। ल्यूको, ल्यूको वर्ड यहाँ पे वाइट है। वाइट यानी कि ये कलरलेस होते हैं, दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स। ल्यूको इज वाइट, कलरलेस, कलरलेस। ठीक है, ओके। सिलेंड्रिकल और राउंडेड इन शेप, so they have their specific shape then. Leucoplast we are talking about. ल्यूकोप्लास्ट के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि दूसरे टाइप के प्लास्टिड में चेंज हो सकते हैं, चेंज इनटू अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड। इट कैन मॉडिफाई इनटू अदर पार्ट, अदर टाइप्स। ल्यूकोप्लास्ट हैव दैट प्रॉपर्टी। और इनका मेन काम स्टोरेज का है, इनका मेन काम स्टोरेज का है। The main function of them is storage of food. That is what they are known for. Storage of food ल्यूकोप्लास्ट का काम है। ल्यूकोप्लास्ट का काम स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। जितना भी प्लांट के अंदर फूड होता है, जितना भी फूड प्लांट में होगा वो सारा ल्यूकोप्लास्ट में आके स्टोर होगा। वो स्टोर हाउस है, स्टोर रूम है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करवा रहा है, वहां फूड बन रहा है। और क्रोमोप्लास्ट प्लांट के ऑर्गन्स को कलर देने का काम कर रहा है, जिससे कि पॉलिनेटर्स को लाया जा सके। तो हर तरह के प्लास्टिड का अपना अपना काम है। ये हो गए हमारे तीन तरह के प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में काफी स्पेशल वर्कआउट है, अच्छा वेटेज रखेगा ये पेपर्स में, तो उसको केयरफुली तैयार करना है। ओके, फाइन। दैट वाज अबाउट प्लास्टिड्स। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ऑर्गेनल नंबर 7। इसी में से एक पार्ट वन पिक कर रहे हैं तीनों में से, क्लोरोप्लास्ट, जिसको अपने को डिटेल में लेना है। तीनों प्लास्टिड्स में से एक प्लास्टिड हम आगे ले रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज दे हैव देयर वेरी स्पेसिफिक रोल। क्लोरोप्लास्ट, organelle number 7. We have their structure. डबल मेम्ब्रेनस होते हैं क्लोरोप्लास्ट भी, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इनके पास अंदर कुछ बंचेस होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं रैंडमली। इस तरह के बंचेस होते हैं। इनका मेन काम फोटोसिंथेसिस का है, जैसा कि अपन ने भी पीछे पढ़ा। मल्टीपल भी एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तीन भी कनेक्ट हो सकते हैं, like this. They are interconnected to each other.
they have their own ribosomes as we have studied, and rest is the random matrix available, random particles, material inside the structure. हमने पढ़ा they have their own DNA, उसकी भी अपन मार्किंग कर देंगे। हम क्लोरोप्लास्ट क्योंकि एक प्लास्टिड है, हमने पढ़ा प्लास्टिड का खुद का राइबोसोम, खुद का डीएनए, डबल मेम्ब्रेनस, तो वो सारी मार्किंग हम बता रहे हैं। ओके, हाँ, लेट्स लेबल देम। ये जो एक इंडिविजुअल लेयर है, ऐसे दिखाता हूं, ये जो एक इंडिविजुअल लेयर है ये लैमेला है, और जो वो बंच बना हुआ है ये वाला, ये जो बंच बना है ये ग्रैना है, बंच। और जो अंदर लिक्विड भरा है, मैट्रिक्स भरा है पीछे पूरे में, वो स्ट्रोमा। ठीक है, वी हैव अ सर्कुलर डीएनए, अ ग्रेन ऑफ स्टार्च जो प्रोड्यूस किया गया होगा फोटोसिंथेसिस से, ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज स्टार्च है ना, ये स्टोर हो जाता है यहाँ पे, स्टार्च कलेक्ट। और ये डबल मेम्ब्रेनस जो मिलके एनवेलप बनाएंगे, एनवेलप यानी कि टू मेम्ब्रेन्स का, डबल मेम्ब्रेनस आउटर एंड इनर, टू मेम्ब्रेन्स प्लेस्ड है ना, described together can be called as an envelope formed, and then we have to mark the ribosomes present there. Ribosome, the small dots, you can put it anywhere as per the space for the labeling, आप कहीं भी एक राइबोसोम बना के उसको मार्क कर सकते हैं। So these are the different aspects, different parts of chloroplast. ठीक है, and that's the space inside the cell where food is synthesized, जहां खाना बन रहा है, जहां खाना बन रहा है ये वो जगह है। प्लांट के अंदर खाना इसके अंदर बनता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है, यहाँ खाना बनता है। ठीक है, वहीं फोटोसिंथेसिस हो रही है, होने वाली है ना? अब हमारे घर में खाना कहाँ बनता है? किचन। तो बस क्लोरोप्लास्ट को टैग दिया गया with very genuine purposes, kitchen of the cell, kitchen of the cell. Chloroplasts are called kitchen of the cells with very obvious reasons, है ना? Because it is synthesizing the food. Okay. लेबलिंग करते हैं, डिटेलिंग करते हैं इसकी। प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी, प्लांट्स के अलावा ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स, ग्रीन एल्गी और हायर प्लांट्स में प्रेजेंट है। हैव ग्रीन पिगमेंट, इनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको अपन क्लोरोफिल कह रहे हैं।
chlorophyll, green pigment, chlorophyll, and involved in photosynthesis, and involved in photosynthesis, यही उसका काम भी निकल के आ गया, फोटोसिंथेसिस करवाने के काम, इसीलिए किचन ऑफ द सेल। ओके, फिर वही माइटोकॉन्ड्रिया जैसी बात, डबल मेम्ब्रेनस। जब आप सारे ऑर्गेनल्स को एक साथ बैठ के जब स्टडी कर रहे होंगे ना, उनको समराइज कर रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आपको वो अलग से छाट लेना है कि भाई ये डबल मेम्ब्रेन वाले हैं, ये सिंगल वाले हैं, ये मेम्ब्रेन लेस है, ये डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है। देन कवरिंग द पार्ट ऑफ ग्रेना। ग्रेना क्या देखा अपन ने, वो जो बंचेस बने हुए, स्टैक, स्टैक, वही बंच, स्टैक्स ऑफ membrane bound, stacks of membrane bound flat sac, इनको थाइलाकॉइड्स कहते हैं। जो उसमें से एक, उस बंच में जो एक है ना, वो थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड, उन्हीं के अंदर में क्लोरोफिल है, और बहुत सारे थाइलाकॉइड मिलकर एक ग्रेना बनाएंगे कंटेनिंग क्लोरोफिल। ये जो एक पीस है ना, ये वाला, ये जो एक पीस है, एक, दिस इज अ थाइलाकॉइड। ये एक पार्ट जो है वो थाइलाकॉइड है, इंडिविजुअल, द इंडिविजुअल इज अ थाइलाकॉइड। और बहुत सारे थाइलाकॉइड्स मिलकर बना देते हैं ग्रेना, और उनको जोड़ने वाली को लैमेला, जो मार्किंग करी है अपन, ठीक है। द इंडिविजुअल इज द थाइलाकॉइड, यहाँ लिखा अपन ने, ग्रेना थाइलाकॉइड से मिलकर बना है, ठीक है। उन्हीं में क्लोरोफिल है ना। दूसरा, स्ट्रोमा, जो अपन ने पीछे का जो एम्प्टी स्पेस है उसको मार्क किया है, नॉट एम्प्टी एग्जैक्टली, द एरिया दैट वी हैव मार्क, यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में होमोजेनस मैट्रिक्स है, होमोजेनस मैट्रिक्स। वहीं पे सारे एंजाइम्स और डीएनए, राइबोसोम, सब उसी में ही है, एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम, और भी जितनी चीजें उसके ऑर्गेनल के पास होंगी वो सब स्ट्रोमा के अंदर ही रैंडमली जगह जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, उसमें आप आगे जाके पढ़ेंगे फ्यूचर में डिटेल में, कि दो रिएक्शंस होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस कंप्राइजेस ऑफ टू सच रिएक्शंस, लाइट एंड डार्क। इसमें से जो लाइट वाली रिएक्शन है, ये ग्रेना में होती है, और ये जो डार्क वाली है, वो स्ट्रोमा में होती है, यानी मैट्रिक्स में। इनके साइड्स फिक्स है। ग्रेना जो अपन ने ऊपर पढ़ा, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है, और ये जो स्ट्रोमा हमने लिखा, इसमें डार्क रिएक्शन होती है। वो दोनों रिएक्शंस फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, फंक्शन हमें पता ही है ना, किचन ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल that we are going to talk about is vacuoles. Organelle number 8 is vacuoles. Vacuole. Okay. They are simply fluid filled,
जैसे समझो कि पानी भरा हुआ बलून, वैसे होते हैं ये वैक्यूल्स ना। दे आर फ्लूइड फिल्ड, मेम्ब्रेन बाउंड, फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड सैक या स्पेसेस। शेप बहुत रैंडम हो सकता है, साइज भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है। बेसिकली दे आर स्टोरेज सैक, इनके अंदर भी मटेरियल स्टोर होता है, ये भी स्टोर रूम है। ये भी सेल, अगर एक घर है तो उस घर का स्टोर रूम है ये वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स में डिफरेंस आता है। एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत कम होते हैं और छोटे होते हैं। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स स्मॉल और टेम्पररी, और कभी कभी एब्सेंट भी होते हैं। ठीक है। इनका काम असु वैसे तो असु यही है, स्टोरेज ही है। स्टोर वाटर, ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के नाम से होता है। प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में होता है, हमारे इसमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, और प्रोटीन। तो अगर सेल को अपने अंदर फूड स्टोर करना है, हमारी सेल्स को, तो उन्हें वो काम वैक्यूल में करना होगा, वैक्यूल के अंदर करना होगा। ठीक है। फिर प्लांट सेल्स में, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, ऑलमोस्ट पूरा सेल का साइज कवर कर लेते हैं। पूरा सेल का पूरा साइज कवर कर लेते हैं, इतने बड़े साइज के होते हैं, और परमानेंट होते हैं। प्लांट सेल, जब भी आपको इस डायग्राम बनाया अपन ने, प्लांट सेल के डायग्राम में आप देखोगे कि बड़ा सा वैक्यूल बनाया है, और एनिमल सेल में छोटे छोटे सर्कल्स बनाए जाते हैं डिफरेंट। ठीक है। 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है एक वैक्यूल प्लांट सेल का। यही मैंने कहा कि ऑलमोस्ट पूरी सेल कवर हो जाती है। इतने बड़े वैक्यूल हो सकते हैं जब पूरी तरह मैच्योर हो चुके होते हैं। बाकी सारे ऑर्गेनल्स साइड में पुश हो जाते हैं, मेम्ब्रेन के पास चले जाते हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब सब साइड साइड में खिसक जाते हैं। बीच में बहुत बड़ा सा स्पेस ले लेता है ये वैक्यूल प्लांट सेल। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन होती है, कॉल्ड, वही सब एमसीक्यू के लिए बातें हैं ये सारी। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। सेल के अंदर प्रेशर को मेंटेन करते हैं ये। सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, ताकि सेल का जो शेप और साइज है वो मेंटेन रहे, वो एकदम से सिकुड़ भी नहीं जाए और बहुत ज्यादा एक्सपैंड भी नहीं होता है। तो वो भी इनका काम है। चलिए। हेल्प्स टू मेंटेन, हेल्प्स टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी फ्लूइड लिक्विड्स का प्रेशर। जो भी अंदर मैट्रिक्स भरा है, फ्लूइड्स भरे हैं, सैप भरा है, उसका प्रेशर। इसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। स्टोरेज तो एक काम है ही, बता दिया ऊपर। और ये प्लांट सेल को टर्जिड और रिजिड, यानी कि, है ना, लूज नहीं हो जाए एकदम से, कंस्ट्रिक्ट नहीं हो जाए, उसको शेप को अच्छा टाइट मेंटेन करते हैं प्रॉपर। जैसे बलून में पानी भर दोगे तो वो, उसका जो शेप है वो कभी भी फ्लैसिड नहीं होगा ना, ऐसा। तो वो हो जाएगा। प्रोवाइड, आखिरी पॉइंट, प्रोवाइड टर्जिडिटी, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। कड़कपन जिसको बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में, उनका प्रॉपर शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है।
शेप मेंटेन होता है इससे प्लांट सेल्स का। ओके, दैट वाज ऑर्गेनल नंबर 8, vacuoles. They have their specific role to do. Now, next in sequence is peroxisomes, organelle number 9. Peroxisomes. Small spherical organelles containing powerful oxidation कराने वाले enzymes, powerful oxidative enzymes. सिंगल मेम्ब्रेनस, वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन वाले थे, ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस है. दे ऑल्सो हैव अ सिंगल मेम्ब्रेन. मोस्टली फाउंड इन लिवर एंड किडनी सेल्स. लिवर और किडनी के सेल्स में पाए जाते हैं ज्यादातर. और इनका काम डिटॉक्सिफिकेशन का है. डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक चीजों को इन एंजाइम से ट्रीट करवा के वो उन चीजों को फिनिश कर देता है, किल कर देता है या क्लियर कर देता है ना. तो इसका काम, दे कैरी आउट डिटॉक्सिफिकेशन. डिटॉक्सिफिकेशन, ये जो ऑक्सी वर्ड यहाँ लिखा है उससे अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं. पर ऑक्सीजोम्स, डिटॉक्सिफिकेशन इनका काम है ना. डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड अपने को जस्टिफाइड है क्योंकि अपन पहले भी एक बार प्रीवियस सेशन में बात किया है कि डिटॉक्स करना मतलब पॉइजन्स को हटाना या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हटाना. ठीक है, that was about peroxisomes. And now, last but not the least, let's cover up the 10th organelle and conclude the organelle sequence. Organelle number 10, centrosome. 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 Okay. Found only in animal cells. Found only in animal cells. ठीक है. और यहां पे देखो खास बात आ रही है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल. मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल, इसके ऊपर कोई आउटर मेम्ब्रेन या कवरिंग नहीं होती है. कंसिस्ट ऑफ टू ग्रैन्यूल्स. ग्रैन्यूल्स लाइक, ग्रैन्यूल ना छोटे साइज के पार्टिकल. सेंट्रोसोम बने होते हैं सेंट्रियोल से. सेंट्रोसोम आर मेड अप ऑफ सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स. काम, इनका मेजर काम है जब सेल्स डिवाइड हो रही होती है उस दौरान ये अपना रोल प्ले करते हैं, सेल को डिवाइड करने में हेल्प कर रहे होते हैं.
इनका काम अपन यहाँ लिख देते हैं। हेल्प्स इन सेल डिविजन, हेल्प्स इन सेल डिविजन एनिमल सेल के अंदर, एंड इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल, स्पिंडल फाइबर्स लिख लो। इसकी डिटेलिंग करेंगे जब हम लोग माइटोसिस, जब अपन सेल डिवीजन का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उसमें हम बताएंगे कि स्पिंडल फाइबर बनने की एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस कराने का काम सेंट्रीज होल करते हैं, जो कि सेंट्रोजोम का पार्ट है। ठीक है, तो दैट्स द कंक्लूजन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, and we had winded up this section of cytoplasm, nucleus, plasma membrane, cell wall, history of cell, and types. Start reviewing the chapter. Okay, concluding for now.